हेलो स्टूडेंट, ये ज्ञान कुंज पब्लिक स्कूल की तरफ से कक्षा 9 के लिए विज्ञान की क्लास है। मैंने पिछले वीडियोस में आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्व के कारण आकर्षण। ये गुरुत्व क्या होता है? पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ ही नहीं, अपने केंद्र की तरफ खींचती है। और खींचने का कारण मैंने बताया था वो है द्रव्यमान। मतलब है कि द्रव्यमानों के कारण अपने आप उसमें एक आकर्षण या खींचने की शक्ति आ जाती है। इसको सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, सूत्र के रूप में दिखाया गया था, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के लिए न्यूटन का सूत्र। गुरुत्व क्या होता है, भार क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ये तीनों एक ही चीज को बार बार हम कह रहे हैं। ये एक ही चीज है जो जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उसे ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, उसे ही गुरुत्व बल कहते हैं, या उसे ही गुरुत्व कहते हैं, या उसे ही कहते हैं किसी वस्तु का भार। ठीक है, अब चलिए, और उसको सूत्र के रूप में कि दूरी के साथ कैसे बल परिवर्तित होता है, इसको जो है न्यूटन ने अपने सूत्र में दिखाया था। वो सूत्र ऐसे था, F बराबर G m1 m2 अपान r²। यानी r दूरी पर दो m1 और m2 द्रव्यमान के पिंड रखे हैं, उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच लगने वाला बल जो है उनकी दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती और द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। G एक निश्चित वैल्यू है जिसका मान कहीं पर भी बदलता नहीं, चाहे आप यहाँ पर रखें चाहे ब्रह्मांड के किसी कोने में लेके जाए। इसलिए इसी को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। दूरी बढ़ेगी तो उसके वर्ग के साथ जो है बल घटेगा, दूरी घटेगी तो वर्ग के साथ बहुत तेजी से बल बढ़ता है। ठीक है, ये सिर्फ दो कणों पे नहीं, प्रत्येक कणों को अपनी तरफ खींचता है। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। यहाँ पर पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है, क्यों ऐसा होता है मैंने सारी चीजें आपको पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने बताया था कि अगर जो है कोई वस्तु को हम ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं, कंटिन्यूअस उसका वेग परिवर्तन होता है। मतलब वेग परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, इसलिए इस त्वरण को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। मैंने गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में एक संबंध बताया था। वो संबंध था G बराबर, यहाँ पे मैंने स्मॉल g बराबर कैपिटल G m_e अपान में r²। ठीक है, r जो है इस पृथ्वी की त्रिज्या थी। अगर इसको कुछ ऊंचाई से या पृथ्वी तल पर रखे हैं तो इस पर जो G और कैपिटल G में आपको संबंध है। ठीक है, अब चलिए, जब ये संबंध हो गया तो मैं आपको अब एक चीज और बताने जा रहा हूं जो नई है थोड़ी सी, वो है गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा। अब जरा इस पर मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा। गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा क्या होती है? देखिए, गुरुत्व का मतलब गुरुत्व के कारण, स्थिति ऊर्जा का मतलब होता है स्थिति परिवर्तन के कारण। गुरुत्व बल लगने से स्थिति में यदि परिवर्तन किया जाए, गुरुत्व बल अगर किसी वस्तु पर एक्ट कर रहा है और उसके विरुद्ध हम जो है उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करें। अब परिवर्तन मैंने कर दिया, अब परिवर्तन करने के पश्चात यदि हम अपने बाह्य बल को हटाते हैं तो उस वो वस्तु के पास जो है अपने आप जो है जो मैंने कार्य किया था उसके ऊपर, तो उसके अंदर एक ऊर्जा के रूप में उसके अंदर अपने आप एक ऊर्जा जो है संचित हो जाती है, और वही ऊर्जा से वस्तु कार्य करने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो अगर वस्तु स्थिति को गुरुत्व बल के विरुद्ध स्थिति में परिवर्तन किया जाए और उसके कारण वस्तु कार्य करने की क्षमता अगर उसके पास आ जाती है, तो वही जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही हम कहते हैं वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। चूंकि हम कैसे इसको अपने प्रैक्टिकली दैनिक जीवन में देखते हैं, हमने एक गेंद ले ली, पृथ्वी सतह से उसको हम ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं। अब यहाँ तक हमने चले, हम पृथ्वी यहाँ देखिए गुरुत्व बल नीचे की तरफ है, गुरुत्व बल के विरुद्ध हम इस गेंद को उठाए, तो गुरुत्व बल के विरुद्ध हमने क्या किया है? गेंद को ऊपर तक ले जाने में कार्य हमने कुछ किया है। कार्य होगा जाए, आप पत्थर को उठाएंगे, पत्थर भारी है, तब आपको समझ में आएगा गेंद हल्की है। तो आप कह रहे हैं कि जितना ही ऊपर लेके जाएंगे हमें उतना ही अधिक कार्य करना पड़ रहा है। इसके विरुद्ध गुरुत्व बल के विरुद्ध वही जो हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमने उस ऊर्जा को अपने अंदर से कुछ लॉस किया, वह ऊर्जा उसके अंदर संचित हो जाती है। और हमें कैसे दिखाई देती है? अपने हाथ से जो है जिस गुरुत्व बल जो खींच रहा है, जब ही हम अपने बल को रिमूव करेंगे तुरंत वो गुरुत्व बल के अधीन नीचे जाना शुरू हो जाएगा। मतलब है कि जो मैंने कार्य किया था वह कार्य उसके अंदर जो है संचित रहा होगा, और जब ही हमने अपना
ऊर्जा का उपयोग किसमें कर रही है, अपने गति को बढ़ाने। इसका मतलब हमने स्थिति में परिवर्तन करके उसे हमने ऊर्जा दे दी। तो जो स्थिति में परिवर्तन करके गुरुत्व बल के विरुद्ध मैंने उसे ऊर्जा दी है, वही ऊर्जा उस वस्तु के अंदर स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब देखिए, संचित हो गई, अगर वो कार्य करने की क्षमता रखती है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उस वस्तु के अंदर कौन सी ऊर्जा है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य किसी वस्तु के अंदर जो है स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जो उस वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता रखता है, और उसी ऊर्जा को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम लिखते हैं U से। अगर यम द्रव्यमान के पिंड को लें तो उस पर हमेशा गुरुत्वाकर्षण G करेगा, उसे हम H ऊंचाई तक लेके जाएं तो उस पिंड की गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं U बराबर होता है mg h। तो किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mg h। चूंकि ये ऊर्जा है इसलिए इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल ही होगा, ठीक है। अब चलिए, अब तो ये ऊर्जा के बारे में हो गया। अब देखिए, जब ही हम अपने बाह्य बल को रिमूव करेंगे तुरंत गेंद की आना शुरू होगी नीचे की तरफ। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं गेंद जैसे जैसे नीचे जाएगी पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई क्या होती जाती है, अब कम होती है। भाई ऊपर से नीचे आएगी तो ये पृथ्वी से गेंद की ऊंचाई क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कंटिन्यूअस कम हो रही है। ये ऊंचाई जब कम हो रही है तो कहते हैं स्थितिज ऊर्जा में पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो जितना अधिक ऊंची रहेगी उसकी स्थितिज ऊर्जा कितना ज्यादा है। और जब हम छोड़ देंगे तो नीचे आने लगेगी तो ऊंचाई कम होना शुरू हो गई, कम होगी तो इसकी स्थितिज ऊर्जा भी कंटिन्यूअस क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होना या घटना शुरू हो जाएगी। अब चलिए, ऊर्जा है घट रही है, तो आप ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत एक बार आपको किसी क्लासेस में जरूर बताया गया होगा। ये बताया जाता है ऊर्जा नष्ट नहीं होती। अगर कहीं पर एक जगह से ऊर्जा कम हो रही है तो वो ऊर्जा किसी और रूप में कन्वर्ट या बदल रही है। यहाँ पर क्या होता है, देख रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा तो कम हो रही है, लेकिन एक चीज आपको गौर करेंगे कि जैसे जैसे ये नीचे आती है तो धीरे धीरे इसका वेग क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, वेग बढ़ता जाता है। तो यदि किसी वस्तु के अंदर जो है अगर गति करने की क्षमता है, अगर गतिमान है, तो गति के कारण ही उसके पास एक ऊर्जा होती है जिसे कहते हैं उस पिंड की गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। इसका अनुभव करने के लिए एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी को अचानक जो है दीवार पे टकरा दी, तो गाड़ी अचानक तो रुक जाएगी, लेकिन दीवार पर वो टक्कर मारेगी। आपको टक्कर मारेगी तो क्या होगा, आप जो एक्सीडेंट को काटा जाएंगे, गिर जाएंगे। मतलब ये कि गाड़ी जब चल रही थी एकाएक आप अपने आप खड़ा होकर गाड़ी को एकदम से रोक रहे हैं, तो गाड़ी जब चल रही थी उसके अंदर गति थी, गति के कारण उसके पास कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। तो वो गतिज ऊर्जा को आप जो है डायरेक्टली जो है गति को कम करेंगे तो वो ऊर्जा है, तो ऊर्जा कहाँ जाएगी, आपके ऊपर ट्रांसफर होगी। तो जो आपके ऊपर ट्रांसफर होती है तो आपको आपके ऊपर बल लगाती है, और बल के कारण जो है आप जो है चोट का अनुभव करते हैं। ऊर्जा वो नष्ट नहीं होगी, वो ट्रांसफर होगी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी ऊर्जा है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है तो किस रूप में दिखाई दे रही है, गतिज ऊर्जा, क्योंकि कंटिन्यूअस इसका जो है चार्ज जो है ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। जब इसकी चार्ज बढ़ रही है कंटिन्यूअस, तो चार्ज जब बढ़ेगी तो इसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कहने का ये मतलब कि स्थितिज ऊर्जा घट रही है परंतु गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। तो इसका क्या मतलब कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ऊर्जा को जब मिलाएंगे तो जब स्थितिज ऊर्जा घटेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। इसका क्या मतलब कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का जो योग होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए। क्यों नियत होना चाहिए, स्थितिज ऊर्जा जिस रेट से घटेगी गतिज ऊर्जा उसी रेट से बढ़ेगी, तो दोनों का योग कैसा रहेगा, स्थिर और नियत। इस नियम को कहते हैं यांत्रिकी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। इसका मतलब कि गुरुत्व के अधीन कोई वस्तु यदि गति कर रही है तो उस वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर उसकी गतिज और स्थिर ऊर्जाओं का योग क्या होगा, नियत होगा। इसी टर्म को कहते हैं यांत्रिकी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे कि किस तरीके से स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं का योग क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, अब चलिए उसको दिखाने के लिए मैंने एक वस्तु लिया है। मैंने मान लिया कि पहले पृथ्वी तल था, हमने उसे यह ऊंचाई दी। तो यह ऊंचाई अगर हम उसको लेके जा रहे हैं, यही अभी पकड़े
तो जब पहले बिंदु यहाँ पे, दूसरा बिंदु का यहाँ पे आया, छोड़ दिया तो यहाँ पर आया, ऊपर से उसने जो है कुछ मतलब पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई जैसे x थी, तो यहाँ पर हम इसकी कुल ऊर्जा लेंगे, पृथ्वी तल पर लेंगे और यहाँ पर लेंगे। तीनों बिंदु पर देखेंगे कि इसकी कुल ऊर्जा कितनी हो रही है। अगर तीनों बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा यहाँ की का योग जो है, यहाँ की गतिज और स्थिर ऊर्जाओं के योग के बराबर होना चाहिए, और यहाँ का जो है और यहाँ के तीनों जगह की इनकी कुल ऊर्जाओं का योग अगर आपस में बराबर है तो कह सकते हैं कि इसकी प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा कैसी है, एक समान है, या कह सकते हैं कि वो नियत है। चलिए पहले पॉइंट की बात करें तो प्रारंभ में हमने इसको यह ऊंचाई जमीन से दे दिया था, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U बराबर mg, और इसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो प्रारंभ में इसका वेग यहाँ पर कितना है, 0 है। प्रारंभ में वेग इसका 0 है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, 0। तो इसकी यहाँ पर पहले पॉइंट पर इसकी कुल ऊर्जा काइनेटिक टोटल एनर्जी U पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, अब ये जोड़ेंगे mgh प्लस 0 बराबर हो जाएगा mg, ठीक है। सेकेंड दूसरे पॉइंट पे अगर हम आएंगे तो दूसरे पॉइंट पे कह रहे हैं कि जमीन तल से फिर जो है अभी x ऊंचाई पर है, मान लिया कि दूसरा पॉइंट पर ऐसे माना कि यहाँ से अब हम काम करें, गेंद को छोड़ रहे हैं, अब हमने गेंद को छोड़ दिया, गेंद को छोड़ेंगे तो कुछ समय में अगर ऊपर से बात करें कि अगर कुछ दूरी चले और जमीन से किसी क्षण पर इसकी ऊंचाई अभी x है, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो दूसरे पॉइंट की पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो जमीन तल से अभी कितनी ऊंचाई पर है, x ऊंचाई पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी, अगर यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो इसकी स्थितिज ऊर्जा को ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे करिए कि ऊपर से इसने x दूरी तय की, ऊपर से x दूरी तय की, तो जमीन तल से ये कितनी दूरी इसकी बची, तो पूरा यश का यश में से x घटा देंगे कितना बचेगा, h माइनस। तो इसकी इस बिंदु पर अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, स्थितिज ऊर्जा U, तो हो जाएगा mg, और जमीन तल से ऊंचाई कितनी है, h माइनस प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लें कि जैसे जैसे यहाँ से ऊपर चले उसका वेग धीरे धीरे बढ़ रहा है, पॉइंट 2 पर आने पर इसका वेग जो है v हो गया, स्मॉल v, तो उस कंडीशन में इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 mv, ठीक है। अब चलिए इसकी ये टोटल एनर्जी हो गई, टोटल एनर्जी, ये पोटेंशियल और ये काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए इसको लिखें mgh माइनस mgh, ठीक है, प्लस 1/2 m। अब हम यहाँ इस v को कैलकुलेट करने की बात करें तो v को कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन की गति के जो है तृतीय नियम की बात करें। तृतीय नियम क्या कहता है, देखिए यहाँ पर प्रारंभिक वेग इसका 0 है और अंतिम वेग यहाँ पर दूसरे वाले पॉइंट पे कितना है, हमें माना है v। तो तीसरा नियम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ v² बराबर u² प्लस 2gh से, देखिएगा हम ये सूत्र अभी लिखें, v अंतिम वेग, यहाँ पर इस बिंदु पर अंतिम वेग यहाँ पर इन्होंने v माना है, अब प्रारंभिक वेग यहाँ पर कितना है, 0, गुरुत्व के अधीन गति कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर होगा प्लस 2g, गुरुत्व द्वारा g होगा, और यहाँ से कितनी ऊंचाई तय की है, x ऊंचाई, और यहाँ पर होगा आपको, ठीक है। तो v² बराबर क्या होगा, 2g, इस v की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2gx, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका बचा mgh माइनस mgx प्लस mg, इस mgx से mgx कैंसिल हो गया, कितना बचा, mg, यानी दूसरे पॉइंट पर भी इसकी कुल ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का योग कितना हो गया, mgh, और यहाँ पर भी कितना था, mgh। अब फाइनल हम यहाँ पर आ तीसरे वाले पॉइंट पे, तीसरा वाला पॉइंट, अब देखिएगा तीसरे वाले पॉइंट या जस्ट वो जमीन को छूने वाली होगी तो टोटल कितनी ऊंचाई तय कर लेगी, h के बराबर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, सॉरी, जब h ऊंचाई तय कर लेगी तो जमीन से इसकी बची हुई ऊंचाई कितनी होगी, अगर मान लें पूरा यहाँ से छोड़े ऐसे आते
तो जस्ट छूने वाली होगी तो जमीन से जो इसकी ऊंचाई होगी वो लगभग किसके बराबर होगी? शून्य के बराबर। तो हम अगर स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो mgh क्या होता है? जमीन तल से इस वस्तु की ऊंचाई। तो जमीन तल से इसकी वस्तु की ऊंचाई कितनी हो गई? लगभग शून्य। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mg गुणे शून्य। अब प्लस, अब हमको इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। देखिए जैसे जैसे देखिए उसका वेग बढ़ता जाएगा, जस्ट वो जमीन को छूने वाला होगा तो इसका वेग जो है मैक्सिमम मान लें कि v max हो गया, ठीक है। तो इसकी गतिज ऊर्जा कैसे होगी? 1/2 mv max। अब हमको यही v max स्क्वायर के से कैलकुलेट करके यहाँ पर रखते हैं तो हमको उत्तर मिलेगा। देखिए यहाँ पर प्रारंभिक वेग यहाँ पर था, अंतिम वेग यहाँ पर। प्रारंभिक वेग इसका शून्य, यही सूत्र लगाएंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g से v इसका अंतिम वेग वो मैक्सिमम है, v max स्क्वायर बराबर u इसका यहाँ पे प्रारंभिक वेग है वो शून्य है प्लस 2 गुरुत्व के अधीन नीचे की तरफ गिर रही है इसलिए इसकी क्वांटिटी आपको प्लस में रहेगी। अब देखिए h जो ऊंचाई इसके द्वारा तय की गई वो कितना है? पूरा लगभग h के बराबर ये होगा। तो अब ऐसे लिख सकते हैं v max स्क्वायर बराबर 2g। इस v max स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा शून्य प्लस 1/2 m v max स्क्वायर कितना है? 2g है, ये हो जाएगा 2g। 2 से 2 आपको कैंसिल हो जाएगी, टोटल कितना है? mg। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर वस्तु गुरुत्व के अधीन गिर रही है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर इसकी कुल ऊर्जाओं का योग किसके बराबर है? mgh यानी कैसा है? एक समान। इसलिए हम कहते हैं कि अगर कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो उसके प्रत्येक बिंदु पर, सबसे ऊपर, बीच में, यहाँ पर हर एक जगह लिया है तो इसका मतलब कि यहाँ पर इसके बीच में कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो उस बिंदु पर उसकी गतिज और स्थिति ऊर्जाओं का योग नियत रहेगा और किसके बराबर होगा? mgh के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गिर रही है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर स्थिति और गतिज ऊर्जा का योग कैसा रहेगा? नियत रहेगा और ये mgh के बराबर। और इसी नियत की वजह से हम कहते हैं कि इसकी प्रत्येक बिंदु पर इसकी कुल ऊर्जा कैसी है? संरक्षित है और इसी को हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। तो आप अपनी किताब से इस चीज को पढ़िए, देखिए, अगर बातें नहीं समझ में आ रही तो हमको कमेंट्स करिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।